जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासों में फंडामेंटल राइट के बेसिक और आर्टिकल 12 और 13 के बारे में पढ़ा। तो पहले हम आर्टिकल 12 और 13 का रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आज के आर्टिकल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमने देखा आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा की बात की गई। राज्य की बात की गई। राज्य को हमने विभाजित करने का प्रयास किया कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार एंड पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट विधानमंडल, विधानमंडल के में कौन कौन, विधानसभा और विधान परिषद, उसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय प्रशासन से संबंधित लोग हैं और स्थानीय प्राधिकारी। तो ये हमारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत थे। और आर्टिकल 13 बात कर रहा था संविधान के प्रारंभ होने से पूर्व जो भी विधियां बनी थी, अगर वो फंडामेंटल राइट के असंगत हैं या उनका न्यूनीकरण कर रही होती हैं तो वो क्या करेंगी, वो विधियां शून्य होंगी उस विध तक, उस मैटर तक जहां तक वो मूल अधिकारों का न्यूनीकरण कर रही होंगी। उसके साथ साथ हमने देखा इसी का पार्ट 2 कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का न्यूनीकरण कर रही हूँ या अल्पीकरण कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 हमारा व्यापक है, तो आर्टिकल 14 को हम देखने का प्रयास करते हैं कि 14 क्या कहता है। 14 आर्टिकल 14, पहले हम जो आर्टिकल 14 है उसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं। उसकी भाषा क्या है एग्जैक्ट में हम देखेंगे। उसकी जो भाषा है एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो विधि के समक्ष समता, ये इसका टाइटल है। इसमें लिखा गया है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। टर्म देखेंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो राज्य है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को, अभी व्यक्ति को देखेंगे, व्यक्ति में नागरिक और विदेशी दोनों शामिल होंगे, उसके साथ साथ विधि के समक्ष समता, और उसके बाद हम देखेंगे विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 14 है, हमने स्टार्टिंग में नहीं बताया कि ये फंडामेंटल राइट का जो हमारा पार्ट 1 है या जो समता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। तो इसी का हम पहला आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया विधि के समक्ष समता, इसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। जो विधि के समक्ष समता है इसको हम देखेंगे, ये जो है ये एक ऋणात्मक अवधारणा है। ऋणात्मक अवधारणा है किस तरीके से,
निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ऋणात्मक अवधारणा का मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर विशेषाधिकारों का जो है वो अभाव होगा, विशेषाधिकारों का अभाव होगा। इसके बाद हम देखेंगे जो ये हमारा आर्टिकल है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है और हम यहाँ पर जो बात करते हैं, ये जो विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है, ये डायसी के द्वारा प्रतिपादित, डायसी के द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है। डायसी कहते क्या है? अगर हम सोसाइटी को यहाँ पर बांट के देखेंगे तो डायसी जो हैं वो कहने का प्रयास करते हैं कि जो समाज था वो प्राचीन काल में किंग इजला था और वर्तमान समय में यानी कि जिसकी बात की जा रही है वो ला इश किंग की बात की जा रही है। मतलब प्राचीन काल में हम देखेंगे जो राजा है उसके द्वारा कही गई जो बात थी वही कानून हो जाती थी, और उसके साथ वर्तमान समय में जो है जो कानून है वही राजा है। मतलब कानून जो है वो सबके लिए समान होने की बात यहाँ की जाती है। मतलब यहाँ विशेषाधिकारों का जो अभाव होगा वो किया जाएगा। इसी को हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, क्या है विशेषाधिकारों का अभाव। हमारा विशेषाधिकारों के अभाव का क्या मतलब है? इसका मतलब हम समझेंगे, इसका जो सीधा सा मतलब है वो विभेद से संबंधित है। विभेद देखेंगे क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन, विभेद। विभेद किस तरीके से किया जा सकता है? एक सबल के पक्ष में और दूसरा देखेंगे ये दुर्बल या निर्बल के पक्ष में। हम देखेंगे सबल के पक्ष में कैसा विभेद होता था। ये प्राचीन भारतीय समाज को अगर हम लें, प्राचीन भारतीय जो समाज था, सभी लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत के इतिहास में देखा होगा कि जो भारत था वो समाज, भारत का जो समाज था वो विभिन्न वर्णों जातियों में विभाजित था और उसमें जो नियम कानून थे वो वर्ण व्यवस्था उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। मतलब वहाँ पर अगर किसी ने चोरी की, सपोज करिए उस समय अगर हम जो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। सपोज करिए एक ही काम का मतलब है, सपोज करिए कि कोई चोरी है, ब्राह्मण ने चोरी की, शायद उसके लिए कोई सजा ना हो, लेकिन क्षत्रिय ने चोरी की, शायद उसके लिए भी कोई सजा ना हो, लेकिन वैश्य और शूद्रों के लिए सजा का प्रावधान था। तो हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय समाज जो था वो विभेदीकरण पर आधारित था। यहाँ पर जो नियम कानून थे वो सबके लिए समान नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय में जो दुर्बल के पक्ष में भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है,
दुर्बल के पक्ष में वो कैसे करता है, ये आधुनिक समाज में पाया जाता है। आधुनिक समाज में क्या पाया जाता है? देखिए, आधुनिक समाज में जो लोकतांत्रिक देश हैं वर्तमान समय में, लोकतांत्रिक देशों में हम देखेंगे, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में ये दुर्बल के पक्ष में विभेद करने की अनुमति है। क्या होता है? जैसे टैक्सेशन। सपोज करिए कोई एक व्यक्ति है ए, जिसकी इनकम 1000 रुपये है मंथ में, एक महीने में, और कोई व्यक्ति बी है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए है। तो वर्तमान भारत की व्यवस्था से जोड़कर अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो ए व्यक्ति को कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होता है, लेकिन बी व्यक्ति को, जो बी व्यक्ति है, उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो ये जो दुर्बल के पक्ष में जो विभेद है ये वर्तमान समय में चल रहा है। इसी तरीके से देखेंगे जो पीडीएस प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये किससे संबंधित है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली हम देखेंगे अगर समाज के 2 वर्गों को ले ले, 2 वर्ग, सपोज करिए कि जो एपीएल कार्ड धारक है और जो बीपीएल कार्ड धारक है, एबव पॉवर्टी लाइन वाले और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। हम देखेंगे कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें डिस्काउंटेड रेट पर 1, 2, 3 रुपए में जो अनाज उपलब्ध कराया जाता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों व्यक्तियों को कराया जाता है, एबव पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्तियों को नहीं कराया जाता है। तो ये दुर्बल के पक्ष में भेदभाव, यानी कि वर्तमान समय में जो भारत का संविधान है वो दुर्बल के पक्ष में विभेद करने की अनुमति देता है। हम इसी को चीज को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा विशेषाधिकारों के अभाव से संबंधित था। इसी के बाद हमारा इसी आर्टिकल का आर्टिकल 14 का जो सेकंड पार्ट था, ये विधि के समक्ष जो समता या समानता से संदर्भित था। हमारा जो दूसरा इसका पार्ट है वो विधियों का समान संरक्षण, इसको समझने का प्रयास करते हैं। विधियों का समान संरक्षण, इसका सीधा सा मतलब है, देखिए विधियों का समान संरक्षण शब्द से ही क्लियर होगा। विधि मतलब कानून। सपोज करिए कि कोई 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन अगर हम करें तो इसका मतलब ये होता है समान परिस्थितियों में राज्य, समान परिस्थिति में राज्य अपने नागरिकों से समान बर्ताव करेगा। इसका मतलब क्या है? समान परिस्थिति में राज्य अपने नागरिकों से समान बर्ताव करेगा। पहले ये देख लेते हैं, जो विधियों का समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटेन से लिया गया था, और जो विधियों का समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है। समान परिस्थिति में राज्य अपने नागरिकों से समान बर्ताव करेगा, इसकी बात करता है। सपोज करिए समान परिस्थितियों का मतलब क्या है? सपोज करिए कोई PQ और RS व्यक्ति हैं, इसके पास BPL कार्ड है, इसके पास APL कार्ड है। राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा कि वो समान परिस्थिति, मतलब ये दोनों जो व्यक्ति हैं P और Q, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लाभ दिया जाए। लेकिन वही व्यक्ति और R और S जो हैं वो एबव पॉवर्टी लाइन है, शायद उनको इसका लाभ ना मिले। लेकिन अगर हम कोई 2 परिस्थितियां देखें कि
समान परिस्थिति, सपोज करिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये 4 व्यक्ति हैं, इन्होंने मिलकर प्लान बनाया एक चोरी करने का, प्लान बनाया और ये चोरी सफल होती है। लेकिन कुछ समय के बाद पुलिस इनको हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, तो राज्य के द्वारा जो इनको दंड दिया जाएगा वो भी समान होगा, मतलब इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां समान थी, चारों ने चोरी की। यहाँ पर परिस्थितियां समान थी, यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन थे और यहाँ पर परिस्थितियां पी और आर और एस की समान थी, ये गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे थे, इसलिए इनकी परिस्थितियां समान है, पी और क्यू की परिस्थितियां समान है। लेकिन जब इन्होंने चोरी की तो इनकी परिस्थितियां भी समान हो गई, इसलिए सभी को दंड मिले। तो हमारा जो विधियों का समान संरक्षण है वो समान परिस्थिति में राज्य अपने नागरिकों से समान बर्ताव करने की बात करता है। तो ये हमारा आर्टिकल 14 रहा। इसके बाद हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं। 15 में हम देखते हैं क्या है। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 15 है वो बात करता है अनुच्छेद 15। क्या बात करता है? धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति, ये टर्म हमारे संविधान में यूज हुए हैं। इनके आधार पर जो है वो जो है एक प्रकार से अपने नागरिकों में जो राज्य है अपने नागरिकों में राज्य जो है वो विभेद का प्रतिषेध करता है। मतलब ये जो बात करता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है जो राज्य है वो अपने नागरिकों में धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान, जाति के आधार पर अपने नागरिकों में विभेद नहीं करेगा, यानी कि विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी कि हम देखेंगे जो हमारा संविधान सार्वजनिक जो स्थल हैं स्थल पर विभेद का प्रतिषेध, इसकी बात करता है। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ये आर्टिकल 15 है इसको और अगर हम सब क्लासिफाइड करते हैं तो यहाँ पर जो बातचीत की जा रही है ये हमारा आर्टिकल 15 था और इसी का जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 15 का वो कहता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, या इनमें से किसी के आधार पर क्या है
इसके आधार पर यहाँ पर बात की जा रही पार्ट 1 की, तो इसको हम ए या का कह देते हैं। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में, इसी के बाद इसी का पार्ट जो 2 है वो कहता है पार्ट जो 2 कहता है पूर्णतः या भागता राजनीति से पोषित, आंशिक रूप से या फुल्ली फंडेड बाय स्टेट, साधारण जनता के प्रयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों। शब्द का आप देखते हैं इसमें पूर्णतः या भागता राज्य के द्वारा वित्त पोषित, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान है? समर्पित कुएं, जो कुएं हैं, उसके साथ साथ कौन से? तालाबों, स्नान घाटों, और उसके साथ साथ सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थलों पर। स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा। ये हमारा आर्टिकल 15 का पार्ट 2 बोलता है। और इसी में जो आर्टिकल 15 का पार्ट 3 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का भाग 3 ये कहने का प्रयास करता है ये जो भी सिस्टम बनाए जाएंगे, नियम कानून बनाए जाएंगे, वो स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 15 का क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ये कहते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि मूल संविधान में जो अनुच्छेद 15 का आर्टिकल 15 क्लास 1 और 15 क्लास 2 और 15 क्लास 3 ही थे। लेकिन इसके बाद संविधान संशोधन हुआ, तब संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ क्लास जोड़े गए, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 15 का जो क्लास 4 है वो कहता है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से
दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े वर्ग, इसमें से एससी और एसटी के लिए उपबंध किए जाएंगे। इसमें से हम देखेंगे जो है वो बात की जाती है जो किसके लिए, वुमेन पहले ही थी, महिला के लिए, बच्चों के लिए इसके पहले ही बात कर ली थी, आर्टिकल 15 क्लॉज 3। उसके साथ साथ हम देखेंगे एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग की बात करती है, मतलब राज्य इनके पक्ष में विभेद कर सकता है। तो हम देखेंगे इसी के साथ में जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात होती है, इस पर बातचीत की जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं जो 15 क्लॉज 5 है वो क्या है। क्लास 5 जो है वो संबंधित है शिक्षा संस्था में आरक्षण से। देखिए, शिक्षा संस्था में आरक्षण, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब ये जो आरक्षण किया जाएगा वो किसके पक्ष में होगा, एनरोलमेंट यानी कि एडमिशन के पक्ष में होगा, नामांकन के पक्ष में किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बात करता है। इसके बाद हमारा जो वर्तमान समय में 103वां जो संविधान संशोधन हुआ वो आर्टिकल 15 क्लास 6 की बात करता है। और आर्टिकल 15 क्लास 6 में क्या कहता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करता है। आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उन पर, यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यहीं से आता है, इनके लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, शिक्षा संस्था में किया जाएगा। तो ये हमारा 103वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, कौन सी 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें EWS आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है नामांकन में, एडमिशन में, वो 10% का प्रावधान किया जाता है। देखेंगे इसी से संबंधित कुछ केस हुए, उन केसों के बारे में। एक केस होता है 1956 में, चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1956। इसमें जो आर्थिक आधार पर जो SC और ST को आरक्षण दिया जा रहा था उसको चुनौती दी गई, आरक्षण को चुनौती, जो सामाजिक और आर्थिक, इसकी आरक्षण को चुनौती दी गई। जो आरक्षण हमारे संविधान में है वो मूलतः हम देखेंगे, जो आरक्षण जिसकी बात करता है वो किस चीज़ की बात करता है, ये सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण की बात करते हैं। तो जो हमारा इसको चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने
इसको सही माना। और जो आरक्षण जो दिया गया था नामांकन में, रिजर्वेशन जो दिया गया था, रिजर्वेशन इन एडमिशन SC ST और महिलाओं को, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है, भारत का पहला संविधान संशोधन जो होता है, उसमें प्रावधान किया गया कि सामाजिक, जो आर्टिकल हमारा 15 और क्लास 4 था, जिसके बारे में मैंने कहा कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आरक्षण जो की बात करता है। तो हमने देखा कि ये चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य का जो केस होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को चुनौती दी गई जो एडमिशन में था। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे या फिर जो हमारी पहली पार्लियामेंट में लोग जो बैठे हुए लोग थे, उन्होंने पहला संविधान संशोधन करके आर्टिकल 15 और 4 को इंस्टॉल कर दिया गया, जिसके आधार पर यह कहा गया कि जो आरक्षण है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से महिला, SC ST पिछड़े वर्गों के लिए दिया जाएगा। तो हम लोगों ने आज आर्टिकल 14 और 15 को डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया। आई होप कि ये जो लेक्चर है, हमारी जो पॉलिटी से संबंधित जो ये श्रृंखला चल रही है, आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।